है तो उन्होंने बताई 9 प्रकार की, यानी समूह कार्य के सिद्धांत में थर्स्टन ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। NVS RMPW बहुबुद्धि। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजम में। दोस्तों KVS की और रीट की जो बाल विकास जो आ रहा है उसकी सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने अब तक 11 वीडियो शूट कर दी हैं, जिसमें मैंने पार्ट कर रहा हूँ वीडियो वाला जो बुद्धि वाला है, उसके 2 पार्ट मैंने शूट कर दिया। तीसरे पार्ट में, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बुद्धि की परिभाषा और ये सब कुछ बता दिया है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बुद्धि के सिद्धांत बता दिए कौन कौन से, और उसमें से 4 डिफाइन भी कर दिया। आज नेक्स्ट उससे आगे करते हैं, यानी पहले वाले में मैंने आपको 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, यानी 1 कारक, 2 कारक, त्रिकारक और बहुकारक का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिया। आज उससे आगे हम पढ़ते हैं समूह कारक का सिद्धांत। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों समूह कारक का सिद्धांत। अब समूह कारक के सिद्धांत के जनक की बात करें दोस्तों हम, तो इसके जनक हैं थर्स्टन। अब क्वेश्चन ये पूछेगा थर्स्टन ने अपने समूह कारक के सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो दोस्तों हमें बतानी है 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। यानी अगर आपसे ये पूछता है कि समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया, और थर्स्टन ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो उन्होंने बताया है 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब 7 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि बताई है वो हम देखते हैं दोस्तों। देखो NVS RMPW। अब यहाँ पर ये कौन कौन सी होती हैं उनको देखेंगे हम। देखो N बराबर कौन सी होती है दोस्तों, V बराबर कौन सी होती है दोस्तों, S बराबर कौन सी होती है, R बराबर कौन सी होती है, M बराबर कौन सी होती है दोस्तों, P बराबर कौन सी होती है दोस्तों, और W बराबर कौन सी होती है। अब देखो N बराबर जो दोस्तों होती है उसको बोलते हैं हम आंकिक योग्यता, यानी आंकिक बुद्धि। V बराबर जो होती है दोस्तों वो होती है शाब्दिक बुद्धि। अब उसके बाद दोस्तों S बराबर जो होती है स्पेस वाली होती है स्थानीय बुद्धि। R बराबर जो होती है रीजनिंग यानी तर्क बुद्धि। उसके बाद M बराबर जो दोस्तों होती है वो होती है स्मृति बुद्धि। P बराबर जो दोस्तों होती है वो होती है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक बुद्धि। और W बराबर जो होती है दोस्तों वो होती है शब्द प्रवाह, वर्ड एसोसिएशन। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि थर्स्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, समूह कारक का सिद्धांत दिया। कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, 7 प्रकार की बताई, NVS RMPW। लेकिन एक और क्वेश्चन जो पुटअप हो रहा है वो ये पुटअप हो रहा है दोस्तों कि थर्स्टन ने अपने समूह कारक के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि नहीं बताई है। तो यहां पर हमें लिखना है, नोट डाल के समझना, नोट डाल के थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में यांत्रिक बुद्धि को नहीं बताया है। अगर आपसे पूछे कि थर्स्टन ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो 7 प्रकार की बताई। कौन सा सिद्धांत दिया है, समूह कारक का सिद्धांत दिया है। अब ये वाली है आंकिक बुद्धि, शाब्दिक, स्थानीय, तर्क, स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, शब्द प्रवाह। लेकिन वो ये पूछेगा कौन सी बुद्धि नहीं बताई है, तो हमें बतानी है यांत्रिक बुद्धि नहीं बताई। अब एक और बात है, देखो इन्होंने एक और पॉइंट बोला था, एक तो ये बोला है, एक और इन्होंने बोला थर्स्टन ने बताया कि
मनुष्य में बुद्धि, अनेक सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बनी है। मिलकर बनी है, जिसको वह समूह नाम देते हैं। यानी मनुष्य में जो बुद्धि वो अनेक तत्वों में मिलकर बनी है, छोटे छोटे सूक्ष्म समूह होते हैं, उनको उन्होंने नाम दे दिया। लेकिन अपने आप पर उन्होंने अपने सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट बहुकारक का सिद्धांत, सॉरी बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो आपको बताना है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर। अब हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? तो दोस्तों वो बताइए 9 प्रकार की। अब यहां पर एक और बात ये होती है दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर कहीं पर आता है तो आपको 2 चीज याद रखनी है। एक तो बहुआयामी, एकाधिक अपसारी या सृजनात्मक, और एक को लिखेंगे समस्या समाधान। ये कोई ना कोई एक शब्द जरूर आएगा जो बहुबुद्धि के सिद्धांत को डिफाइन करेगा। अगर मान लेते हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने एक बालक में अगर 9 प्रकार के नहीं पूछ रहा है तो जिस ऑप्शन में बहुआयामी, एकाधिक, अपसारी, सृजनात्मक या समस्या समाधान शब्द दिया होगा, राइट आंसर वो होगा। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है एक से अधिक बुद्धि का होना। और 9 प्रकार की कौन कौन सी है दोस्तों, उसको देखते हैं। देखो, पहली होगी भाषाई योग्यता, भाषाई बुद्धि। दूसरी होगी आंकिक बुद्धि। तीसरी होगी स्थानीय बुद्धि। नेक्स्ट होगी अस्तित्ववादी बुद्धि। उसके बाद आएगी दोस्तों नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि। उसके बाद आएगी शारीरिक बुद्धि। उसके बाद आएगी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। उसके बाद आएगी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक होगी भाषाई, आंकिक, एक आती है लास्ट में दोस्तों संगीतज्ञ बुद्धि। ये 9 प्रकार की बुद्धि दोस्तों किसने बताई? हार्वर्ड गार्डनर ने। देखो समझना, अब मैंने यहां पर अंतर्व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों इंट्रापर्सनल। इस वाली को दोस्तों बोले इंटरपर्सनल। ये दोनों सीटेड की हर शिफ्ट में आ रहे हैं। अब समझना, देखो
अगर आपसे ये पूछे बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। अगर आपसे पूछे हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, 9 प्रकार की बताई है। और थर्स्टन ने कितने प्रकार की बताई है, 7 प्रकार की। दोनों चीज देख लें 9 प्रकार की कौन कौन सी, ये वाली बुद्धि है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो एक तो ये वाली होती है स्थानीय, एक ये वाली होती है, एक ये वाली होती है और एक ये वाली होती है। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो समझ आता है, मैं पूरा समझना। देखो स्थानीय बुद्धि का जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें आकाश या अंतरिक्ष की बात करेगा, यानी स्पेस की जो होती है। यानी जब एक व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और वो अंतरिक्ष या आकाश में रहते हुए कर रहा है, तो हमें कौन सी बुद्धि का प्रयोग करेगा, स्थानीय बुद्धि का। भाषाई बुद्धि मौखिक विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। एक बालक अटक अटक कर पढ़ रहा है, तो कौन सी बुद्धि है। एक बालक अपने विचार खुलकर प्रकट कर रहा है, वो कौन सी बुद्धि, भाषाई बुद्धि कहलाती है। आंकिक बुद्धि न्यूमेरिकल होती है, यानी गणितीय बुद्धि जिसको हम बोलते हैं। स्थानीय बुद्धि आकाश या अंतरिक्ष में प्रयोग। अस्तित्ववादी स्वयं के लिए होती है, हमें अपने सम्मान को बहुत प्यारा है, वो कौन सी बुद्धि, अस्तित्ववादी। नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि दोस्तों वो बुद्धि कहलाती है जिसमें एक बालक प्राकृतिक पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करता है। शारीरिक बुद्धि वो कहलाती है जिसमें एक व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय अपने शरीर का प्रयोग करता है, वो शारीरिक बुद्धि कहलाती है। उसके बाद अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जिसको मैंने दोस्तों लिखा इंट्रापर्सनल बुद्धि, वो बुद्धि कहलाती है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है। यानी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्वयं से बात करने के लिए हम किसकी प्रयोग करेंगे, स्वयं से या भगवान से बात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इंट्रापर्सनल बुद्धि या इंटरपर्सनल बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों हम, वो अंतः व्यक्ति के यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया अंतर व्यक्ति की यानी इंटरपर्सनल बुद्धि कौन सी होती है, तो दोस्तों ये होती है दूसरों से बात करने के लिए। यानी जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करे तो इंट्रापर्सनल है, जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करे तो इंटरपर्सनल है। संगीतज्ञ बुद्धि किस व्यक्ति को कौन सा संगीत प्यारा है उससे बात कर। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी समूह कारक का सिद्धांत क्या कहलाता है, थर्स्टन कितने प्रकार की बताई, 7 प्रकार की। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो उन्होंने बताया 9 प्रकार की। यानी समूह कारक के सिद्धांत में थर्स्टन ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। NVS RMPW बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। भाषाई, आंकिक, स्थानीय, ये वाली बुद्धि। यानी ये वाली जो बुद्धि है दोनों में से कहीं ना क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। इससे पहले जो 4 मैंने एक कारक का सिद्धांत, 2 कारक का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत पहली वाली वीडियो में शूट कर दिए हैं। आज की वीडियो में इन सिद्धांतों को हम खत्म कर लेंगे पूरा। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो पर नए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना। अब उसके बाद आता है दोस्तों बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। अब बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दोस्तों दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। अब जेपी गिलफोर्ड ने यानी इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था दोस्तों। अब यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले हम तत्व की। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें तत्व थे 120, फिर उसके बाद संशोधन हो गया, फिर हो गए 150, और वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में दोस्तों इसमें है 180 तत्व। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि बुद्धि की संरचना का एक और सिद्धांत था त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा था, त्रिआयामी सिद्धांत था। और इस त्रिआयामी सिद्धांत में जो 180 तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन से, देखो पहला है विषय वस्तु, पहला है विषय वस्तु, दूसरा है दोस्तों संक्रिया, और तीसरा है दोस्तों उत्पाद।
अब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करेगा बुद्धि की संरचना किसने बताई, तो जेपी गिलफोर्ड ने बताई। और जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना में वर्तमान में कितने तत्व हैं, तो 180 हैं। सबसे पहले जिस सिद्धांत का निर्माण हुआ था उसमें कितने तत्व बताए गए थे, तो 120। फिर संशोधन होकर कितने हो गए, 150। वर्तमान में कितने, 180। अब इन्हें 180 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। त्रिआयामी इसी वजह से बोलते हैं कि विषय वस्तु, संक्रिय और उत्पाद। लेकिन एक क्वेश्चन पुटअप ये भी हो रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का त्रिआयामी तत्व नहीं है, तो यहाँ से 3 ऑप्शन लेगा और एक ऑप्शन वो बना के देगा, वो आपको गलत लगाना है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अब इसके जो जनक हैं दोस्तों वो मैंने आपको आरबी कैटल बताए हैं। अब यहां पर क्वेश्चन मतलब ये होता है, इसका दूसरा हम क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड का सिद्धांत जो बातें की है। अब क्वेश्चन यहां पर दोस्तों ये पुटअप होता है कि यहां पर जो तरल है उसको कैटल ने वंशानुक्रम माना है, और जो दोस्तों ठोस है इसको उसको वातावरण माना है। अब बात यहां पर आती है कि वंशानुक्रम कितने परसेंट माना है, तो 30%। वातावरण कितने परसेंट माना है, 70%। दोनों को जोड़कर हमारी जो बुद्धि बनी है वो कितने परसेंट की बनी है, 100%। यानी अगर तरल और ठोस बुद्धि के सिद्धांत को ये कहता है, ये किसने दिया है, तो हमें बताना है आरबी कैटल ने। लेकिन आपसे ये पूछे आरबी कैटल ने तरल को क्या माना है, तो माना है वंशानुक्रम। वातावरण को क्या माना है, ठोस को माना है वातावरण। अब उसके बाद दोस्तों आता है पदानुक्रमिकता का सिद्धांत। उसके बाद कौन सा आता है, पदानुक्रमिकता का सिद्धांत। इसके जनक हैं दोस्तों फिलिप बर्नन। अब पदानुक्रमिकता के सिद्धांत में फिलिप बर्नन ने 5 तत्वों की व्याख्या की गई है। 5 तत्व कौन कौन से दोस्तों, पहला है संज्ञान, दूसरा है स्मृति, नेक्स्ट है मूल्यांकन, उसके बाद अभिसारी, और उसके बाद अपसारी चिंतन। अगर आपसे ये पूछे संज्ञान में मतलब हमारे जानने से होता है, यानी जब एक छात्र, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, वैसे मैंने लिखा है पहला संज्ञान है, दूसरा स्मृति, फिर मूल्यांकन, फिर अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन वो होता है जो रटने पर बल देता है, जिसका सिर्फ एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होता है। अगर आपसे पूछे अपसारी क्या होता है, जिसके एक से अधिक आंसर होते हैं, जो क्रिएटिविटी और समस्या समाधान पर आधारित होता है, वो कौन सा कहलाता है, अपसारी। मूल्यांकन क्या कहलाता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसका चेक करते हैं कि इसने ये कार्य सही किया है, गलत किया है। स्मृति हमारे सीखने की जो मेमोरी है, जो कितनी सहायक होती है, हमें पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, या पहले जो हमने सीखा वो याद आ जाए वो स्मृति कहलाता है, जो पहले न सीखा हो वो याद ना आए वो भी स्मृति कहलाता है। संज्ञान का मीन्स होता है जानने से होता है, यानी मेरे संज्ञान में ये वाली बात नहीं है, यानी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वो क्या कहलाता है, संज्ञान। अगर आपसे ये पूछे पदानुक्रमिकता के सिद्धांत में फिलिप बर्नन ने कितने तत्व पता है, तो 5, संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, आरबी कैटल ने। अब देखो आरबी कैटल में क्या क्या काम किया, इधर भी लिख देते हैं। इन्होंने सीलवुड का सिद्धांत भी दिया है, इन्होंने 16 पीएफ का सिद्धांत भी दिया है, और तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है। अगर ये पूछे तरल को कैटल ने क्या माना, वंशानुक्रम, ठोस को क्या माना, वातावरण, ये मिला है। अगर आपसे पूछे बुद्धि की संरचना किसने बताई, जेपी गिलफोर्ड ने। अब जेपी गिलफोर्ड ने जो बताई उसमें कुल तत्व कितने बताए हैं, अभी जो वर्तमान में है तो 180 हैं, जब इसका निर्माण हुआ तब कितने, 150। संशोधन कितने हो गए,
ये वाला 150 180। अगर पूछे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत में कौन कौन से 3 तत्व हैं, तो विषय वस्तु, संक्रिय और उत्पाद, इनसे हटके जो आए वो आपको गलत लगाना है। यानी बुद्धि के जो ये सिद्धांत हैं इनसे डिटेल में पूछेगा, बाकी आपसे जो पूछ रहा है वो बिल्कुल फैक्चुअल पूछ रहा है कि प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने दिया। बुद्धि ABC का सिद्धांत किसने दिया, हैव ने दिया। बुद्धि क और ख का सिद्धांत किसने दिया, हैव ने दिया। बुद्धि क ख ग का सिद्धांत किसने दिया, हैव ने दिया। यानी जो मैंने डिटेल में ये पढ़ा दिए हैं इनको डिटेल में पूछेगा, बाकी और डिटेल में क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, बाकी फैक्चुअल पूछेगा। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने समूह कारक का सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ाया था, वो ये वाला था। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों उसमें हम पूरी बुद्धि को खत्म कर देंगे। बुद्धि के सूत्र कौन कौन से होते हैं, या बुद्धि के सूत्र इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं बुद्धि के सूत्र याद कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हम पूरी बुद्धि को खत्म कर देंगे। बुद्धि के परीक्षण कौन कौन से हैं और आईक्यू उनका कितना है, जो सामान्य बालक का आईक्यू कितना है, मंदबुद्धि बालक का आईक्यू कितना है, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना, वो सब हम इस वाले में कंप्लीट कर लेंगे। अब इस वाले में हम सूत्र कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि बराबर। बुद्धि लब्धि बराबर होता है दोस्तों शैक्षिक आयु मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। लेकिन इसको वो दूसरे तरीके से पूछे तो दोस्तों आपको ये ऐसे बता देना है, IQ बराबर MA बटे CA इंटू 100। अब उसके बाद दूसरा इधर आएंगे हम, दूसरा पढ़ेंगे शैक्षिक लब्धि का अब शैक्षिक लब्धि बराबर क्या होता है दोस्तों, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब इसको दूसरे तरीके से और पढ़ लेते हैं। EQ बराबर EA बटे CA इंटू 100। तीसरा हम दोस्तों बात करते हैं उपलब्धि लब्धि। इसका क्या होता है, शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं। AQ बराबर EA बटे MA इंटू 100। अब देखो 3 फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं, एक मैंने पढ़ाया बुद्धि लब्धि, एक पढ़ाया शैक्षिक लब्धि, एक पढ़ाया उपलब्धि लब्धि। इनको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। यानी बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी IQ MA बटे CA। शैक्षिक लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 और उपलब्धि लब्धि का होता है शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। अब बात यहाँ पर ये होती है कि कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम अगर देखें तो ये जो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला ये प्रयोग जो किया जाएगा दोस्तों वो एक तो विशिष्ट बालक की पहचान करने के लिए, दूसरा जो होगा वो प्रतिभाशाली बालक की पहचान करने के लिए, और जो तीसरा जो होगा दोस्तों वो होगा मंदबुद्धि बालक की पहचान करने के लिए।
और जो लास्ट में जो होगा दोस्तों वो होगा सृजनशील बालक की पहचान करने के लिए। इन चारों बालकों की पहचान करने के लिए हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? बुद्धि लब्धि का प्रयोग करेंगे, आईक्यू का। अब बात यहां पर आती है शैक्षिक लब्धि की गणना करने के लिए किस किसका प्रयोग, किसके प्रयोग के लिए करेंगे पहचान करने के लिए? तो दोस्तों हमें बताना है पिछड़े बालक के लिए, मूर्ख बालक के लिए या बाल अपराध बालक के लिए। उपलब्धि लब्धि का प्रयोग हम सिर्फ किसके लिए प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे पहचान करने के लिए। यहां पे लिख दे रहे हैं पहचान के लिए। अब बात यहां पर आती है कि उपलब्धि लब्धि का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका जो प्रयोग है वो अब क्षमता परीक्षण के लिए करेंगे। यानी अब आपको यह समझना है कि मान लेते अभी पिछड़े बालक को थोड़ा डिफाइन कर देते। पिछड़े बालक के जनक आपसे पूछे दोस्तों, तो पिछड़े बालक के जनक आपको बताने हैं। पिछड़े बालक को इधर डिफाइन कर देते हैं यहां पर। अगर इसके जनक पूछे तो आपको बताना है सिरिल भट्ट, जो इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैं इनको डिफाइन कर दे रहा हूं। और सिरिल भट्ट की एक पुस्तक है दोस्तों द बैकवर्ड चाइल्ड। इनकी एक पुस्तक और है द बर्ड चाइल्ड। अगर आपसे पूछे कि पिछड़े बालक के जनक कौन है? सिरिल भट्ट। और सिरिल भट्ट की जो पुस्तक है वो कौन सी है? द बैकवर्ड चाइल्ड है। अगर आपसे पूछे बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रयोग किस प्रकार के बालकों की पहचान करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो आपको बताना है सृजनशील बालकों की पहचान करने के लिए, विशिष्ट बालकों की पहचान करने के लिए, मंदबुद्धि बालकों की पहचान करने के लिए और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हम आईक्यू का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि शैक्षिक लब्धि का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो पिछड़े बालकों की पहचान करने के लिए, मूर्ख बालकों की पहचान करने के लिए, बाल अपराध बालकों की पहचान करने के लिए। अगर आपसे ये पूछे कि उपलब्धि लब्धि का प्रयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, तो हमें बताना अब क्षमता परीक्षण की पहचान करने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो हम पूरी बुद्धि को खत्म कर देंगे। केवीएस और रीट की पेडागोजी की क्लास सीरीज चल रही है। आप चैनल पर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप उसको क्लिक करके देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।